नमस्कार, मैं डॉक्टर विप्लव कुमार चक्रवर्ती, प्रभारी प्राचार्य भातखंडे संगीत महाविद्यालय बिलासपुर। अभी तो मैं प्रभारी प्राचार्य के पद पर हूं। इसके पहले मैं प्राचार्य था भातखंडे संगीत महाविद्यालय में 1984 से 2013 तक। इस लगभग 30-35 साल के अनुभव में मैंने बहुत कुछ देखा जो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इसके पहले मैं इस महाविद्यालय में शिक्षकीय कार्य भी करता था। उसके पहले की घटना मैं थोड़ा आपसे शेयर करूंगा। वो ये कि जैसा अभी आपको बिलासपुर दिख रहा है, कई संस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के विषयों की शिक्षा दी जाती है। हमारे समय में यह सब नहीं था। केवल कुछ प्राइमरी स्कूल्स थे, कुछ हाई स्कूल्स थे और कुछ ही कॉलेजेस थे। तो मैं दयालबंद में रहता था और वहीं पर मैं पला बढ़ा। तो दयालबंद प्राइमरी स्कूल में मेरा पहला एजुकेशन शुरू हुआ, पढ़ाई शुरू हुई 1950। आप बिलासपुर सोच सकते हैं कि कैसा था। एक गांव, मैंने ऐसा कहना चाहिए, मैं ऐसा कहता हूं, मेट्रोपॉलिटन विलेज कहता हूं मैं इसे। गांव बहुत बड़ा गांव है, वो बिलासपुर पहले था। ये इस तरफ जो CMPDIEL या ACCL ये सब कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी शहर था बिलासपुर के नदी के उस तरफ था। अब इसमें 5वीं तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल दयालबंद में हुई। उसके बाद कॉलेज में मैं PMT की तैयारी करने लगा। प्री मेडिकल टेस्ट के लिए मैं तैयारी किया। इस बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिससे मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मैं पढ़ाई में बहुत ही बोधा विद्यार्थी था, ऐसा समझ लीजिए। बहुत ही मध्यम वर्गीय विद्यार्थी था। मध्यम माने 50-60% मेरे को नंबर मिलते थे। अब ये हुआ, ये चलता रहा। अचानक मेरे दिमाग में उस समय 9वीं से हायर सेकेंडरी शुरू होता था। अचानक मेरे दिमाग में यह आया कि मेरे को मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है और मैंने अपनी तैयारी शुरू की। 45 लोगों के क्लास में मेरा नंबर लगता था 30वां या 32वां, ऐसा समझिए आप। मेरी पढ़ाई शुरू हुई 10th में, मेरा पोजीशन 3rd आया क्लास में। तो मैं भौचक्का रह गया कि ये 3rd पोजीशन मुझे कैसा प्राप्त हो गया। तो मुझे प्रयत्न करूं अगर तो मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। मैंने तैयारी शुरू की। उसके बाद 11वीं में, उस समय हायर सेकेंडरी 11वीं का होता था। 11वीं के हायर सेकेंडरी में मैं मेरिट से कुछ नंबर के लिए चूक गया। अच्छा लगा मुझे, काफी प्रेरणा मिली मुझे। और उस समय जो शिक्षक थे वो बहुत अच्छे थे, काफी उन्होंने ध्यान दिया पढ़ाई में। अब मेडिकल कॉलेज में जाना है तो हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना पड़ता था। उसमें फिजिक्स में मैं सबसे कमजोर था, गणित में सबसे कमजोर था, 2 और 2 5 बोलता था, समझ लीजिए। तो इस स्थिति में हमारे शिक्षकों ने बहुत अच्छा हमारी कोचिंग की, जिससे मैं मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो गया। मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट, मैं जबलपुर का MBBS हूं। जबलपुर में जब सिलेक्ट हुआ मैं, तो वहां पढ़ाई भी काफी अच्छी चलती रही और 2nd ईयर तक मैंने काफी अच्छा नंबर वहां अर्जित किया। उसके बाद मेरी तबीयत वहां कुछ खराब हो गई। कुछ डॉक्टरों ने ऐसी दवाई मुझे दी जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरा बीच में मेडिकल कॉलेज ब्रेक हो गया। मैं काफी साल मैं ये कहूंगा कि मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ये एक प्रेरणा होनी चाहिए कि मेरा मेडिकल कॉलेज 4 साल के लिए छूट गया। समझिए, 4 साल के लिए। मैं 68 में छोड़ा और फिर 1972 में गया। तो 4 साल के लिए मेरा मेडिकल ब्रेक हो गया। उसके बाद इस बीच में फिर मैं घर आ गया और फिर संगीत की साधना चलने लगी मेरे, क्योंकि ये कॉलेज जो है ये 1950 का है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय।
भातखंडे संगीत महाविद्यालय बसंत पंचमी में प्रारंभ हुआ 1950 में, अर्थात फरवरी में, और मेरा जन्म जो है वो जुलाई में है। तो भातखंडे संगीत महाविद्यालय ऐसा समझिए कि मेरा बड़ा भाई है, 6 महीना बड़ा है मेरा, और मैं जुलाई में। तो मैं नमन करता हूं इस महाविद्यालय को, इसको प्यार करता हूं और एक अग्रज की भांति मैं इसको समझता हूं। तो यहां मेरा शिक्षकीय कार्य, मेरे को संगीत माताजी से प्राप्त हुआ। माताजी जबलपुर से विशारद पास थी, तो मैं समझ लीजिए खून से मुझे संगीत मिला और मैं आगे बढ़ा और संगीत की शिक्षकीय कार्य वहां करने लगा, क्योंकि उस समय शिक्षक भी नहीं मिलते थे, तो शिक्षकीय कार्य किया। 72 में फिर मैं गया पढ़ने के लिए और वहां फिर से बीमार पड़ा। सोच लीजिए, फिर से बीमार पड़ा। फिर 2 साल के बाद मैं वापस आ गया और फिर 1976 में मैंने किया, और 76 से 78 के बाद मुझे एमबीबीएस मैंने पूरा किया। इसमें सबसे जो मुख्य बात है, प्रेरणा की बात जो मैं मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को देना चाहता हूं, वो ये कि जब मैं फिर गया तो मेरे पढ़ने का जो रियाज था, या जो एक साधारण विद्यार्थी कंटिन्यूअस पढ़ने में जो फायदा होता है, वो मेरे साथ नहीं होने लगा। मेडिकल की पढ़ाई बहुत विस्तृत होती है, मैं भूलने लगा सब चीज, क्योंकि पढ़ाई की आदत छूट गई थी। इसके लिए मुझे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ा और काफी जिद्दोजहद के बाद मैंने ये किया, और ये जो है ये एक प्रेरणा है एमबीबीएस के विद्यार्थियों के लिए। इस बीच में एक बहुत बड़ी घटना मेरे साथ घटी, वो ये कि हमारे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय है, वहां से हमारा महाविद्यालय जो है संबद्धता प्राप्त है। वहां दीक्षांत समारोह में पंडित रविंद्र जैन जी, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे फिल्म उद्योग में, वो पधारे हुए थे। और वो घटना ऐसी हुई कि उनके रहने का जो कमरा था, उसी कमरे के किनारे हम लोग को भी रहने का स्थान मिला। अब वो वहां पर वो जन्मांध थे, तो वो गा रहे थे। इस बीच में मैंने उनका गाना सुना, तो मैं एक प्रकार से समझिए कि मैं सुध बुध खो बैठा, जिसको कहते हैं संगीत में, वो हो गया। मैं उनसे परिचय हुआ। परिचय होने के बाद कई गाने उन्होंने अपने प्राइवेट सुनाए, जो मेरे पास है, जो आपको रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। मेरे पास ऐसे गाने हैं उनके, तो वो मैं कभी कभी गाता हूं। और दीक्षांत समारोह समाप्त होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तू चल मेरे साथ बंबई। लेकिन दिक्कत यह था कि मैं एकमात्र अपने माता पिता का लड़का हूं। उन्होंने कहा कि मुझे छोड़कर तू कहां जाएगा, तो मैं जा नहीं सका। लेकिन ये मन में बराबर ये बना रहा कि फिल्म उद्योग में मुझे कुछ काम करना है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कंपोजर भी था, बहुत अच्छा कंपोज भी करता था। कुछ कंपोजिशंस उन्होंने सुने और उन्होंने मुझे वहां बुलवाया। इस बीच में मैं यहां आ गया और डॉक्टरी प्रैक्टिस करने लगा। अब इस बीच में, डॉक्टरी प्रैक्टिस के बीच में, आपको एक विचित्र घटना बताऊं। मेरा ट्रांसफर हो गया मैन पार्ट। मैन पार्ट में मेरा ट्रांसफर होने के बाद वहां विचित्र प्रकार की डॉक्टरों की गड़बड़ी और विभिन्न प्रकार से पैसे खाना जो सरकारी काम में होता है, वो सब मुझे दिखा। तो मेरे नाम से वहां, क्योंकि मैं वहां ईमानदारी दिखाई मैंने, और वहां मेरा एक प्रकार से मुझे नोटिस आ गया कि आप ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इसलिए आपको क्यों ना, मैंने शो कॉज नोटिस मेरे पास आया। मैंने उसी समय रेजिग्नेशन दिया और म्यूजिक कॉलेज में म्यूजिक को मैंने अपना लिया, और तब से अब तक मैं संगीत की साधना में अनवरत हाजिर रहता हूं। हर समय संगीत की सेवा करता हूं, मैं प्रैक्टिस करता हूं, मैं कार्यक्रम भी देता हूं। अब इस स्थिति में संगीत के इस महाविद्यालय में मैंने बहुत कार्य किए। हमारा जो संगीत विद्यालय है वो जिला शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत, स्कूली शिक्षा के अंतर्गत अनुदान प्राप्त है। वास्तव में इसे उच्च शिक्षा में लेना चाहिए था। उच्च शिक्षा माने महाविद्यालय, जहां एमए की पढ़ाई होती है, वहां वास्तव में इस कॉलेज को जाना चाहिए था, जिसके लिए मैंने इतना संघर्ष किया कि आपको मैं सही बताऊं
20,000 से ज्यादा पत्राचार मैंने सरकार के साथ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी ये कॉलेज जिला शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत है, जो एक हास्यास्पद स्थिति है, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत मात्र विद्यालय होते हैं, महाविद्यालय नहीं। और उच्च शिक्षा में लेने के लिए हमारे विश्वविद्यालय ने हमारे कॉलेज की अनुशंसा भी की थी, लेकिन न जाने क्यों ये कॉलेज जो है वो उच्च शिक्षा के अंतर्गत नहीं आ सका। मैंने हार नहीं माना। इसके बाद भी हम लोग कॉलेज को उच्च शिक्षा में या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत लेने के लिए प्रयासरत रहे। दिल्ली कई बार गए और हमने वहां पर 12 ब और 2 फ इसके अंतर्गत महाविद्यालय वहां रजिस्टर्ड होते हैं, उसके अंतर्गत अपनी रजिस्ट्रेशन हमने करवाई। और हमारा कॉलेज आज भी, अगर आप नेट खोल के देखेंगे वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, तो उसमें हमारा कॉलेज जो है उसका नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। मेरा व्यक्तिगत मैंने कई कार्यक्रम दिए, भोपाल में कार्यक्रम दिए, मैंने अहमदाबाद में कार्यक्रम दिए, रायपुर में दिए, जबलपुर में दिए। मैं अच्छा क्लासिकल का कलाकार हूं, लेकिन दिल की तमन्ना ये थी मेरी, क्योंकि मैं ये समझता था कि मैं बहुत अच्छा कंपोजर हूं। और मैं उस दिन जो रविंद्र जैन जी को सुना, उसके बाद फिर मैं उनके पास बराबर जाता आता रहता था। कुछ घटनाएं मैं आपको बताता हूं, आप आश्चर्य करेंगे। एक बार रिहर्सल हो रहा था किसी फिल्म का, अपना रामायण, रामानंद सागर जी का जो रामायण है उसका वहां पे रिहर्सल चल रहा था उनके घर में। मैं बैठा हुआ था। उस समय किसी ने ये कहा कि दादा आप बहुत अच्छा लिरिक लिखते हैं। वो अपने फिल्म का लिरिक खुद लिखते थे। आप बहुत अच्छा लिरिक लिखते हैं, आप जरा ब्रह्मांड के ऊपर में तुरंत मुझे कविता बनाकर दिखाइए। आपको आश्चर्य होगा, उस आदमी ने 1-2 मिनट लिया और लेने के बाद धारावाहिक करीब 5-7 मिनट उन्होंने ब्रह्मांड के ऊपर में कविताएं कहते गए, पद कहते गए। कोई लिखा पढ़ा कुछ नहीं, कहीं पर कुछ नहीं। 5-7 मिनट तक वो लगातार बोलते रहे और बाकायदे बेहर और जो छंद है बिल्कुल सही सही आता गया। तो मैं बहुत आकृष्ट हुआ उनके तरफ। ये एक घटना हुई, मैं विचित्र, मैंने वहां जितने लोग थे सब आश्चर्य हो गए कि ये कैसे करके होता है। एक घटना। दूसरी घटना, फिर मैं जब बंबई गया, उनके साथ काम करता था मैं, बहुत सारे फिल्मों में भी उनके साथ काम किया। राम तेरी गंगा मैली में मैंने काम किया, हिना में भी काम किया उनके साथ, रामायण में काम किया जिसमें सुरेश वाडकर जी से भी मुलाकात हुई, बड़े बड़े दिग्गजों से मुलाकात हुई। एक वाकया और हुआ। एक दिन उन्होंने कहा कि स्टूडियो जाना है, चलते हैं। इस बीच में कोई फोन आया तो उन्होंने कहा चल मेरे साथ। मैं बोला कहां जाना है? बोले नौशाद साहब क्या जाना है। मेरे तो पैर तले धरती खिसक गई। मैंने कहा नौशाद कौन? संगीत निर्देशक नौशाद? अरे बोले हाँ। तो मैं बोला उनके पास, चल मेरे साथ चल। नौशाद के यहां जाने के बाद ये मुझे पता लगा कि नौशाद जी और रविंद्र जैन जी दोनों शेरो शायरी में बात करते हैं, वाक्य में नहीं। सोच लीजिए आप, दोनों शेरो शायरी में बात करते हैं। इतने शेर उनको याद है, इतनी कविताएं याद है, और उतनी ही कविताएं उनको भी याद है, रोशन अपने म्यूजिक डायरेक्टर को। और दोनों ने आपस में बात की। मैं बैठा भौचक्का रह गया कि दोनों शेरो शायरी में बात कर रहे थे। नौशाद साहब क्वेश्चन कर रहे थे, ये शायर शेर में बात कर रहे थे, शेर में जवाब दे रहे थे। वो शेर में जवाब दे रहे थे, ये जब पूछ रहे थे क्वेश्चन। ये सब सारी बातें देखा तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि मैं उनको अपने लाइट म्यूजिक का गुरु मान लिया। और वो आज भी मेरे गुरु हैं, हालांकि वो है नहीं, लेकिन आज भी मेरे लिए प्रेरणादायक है। ये मेरी जिंदगी में हो रहा है और मैं बराबर आज तक रियाज करता हूं। 2-3 घंटा जो भी समय मिलता है महाविद्यालय के
प्रशासनिक कार्य के बाद फिर भी मैं रियाज करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये संगीत जो है, ये क्योंकि संगीत में नाद ब्रह्म कहा गया है, नाद को ब्रह्मा के तुल्य माना गया है, अर्थात आपके अंदर भगवान है और अब जो आवाज होती है ये भगवान है, क्योंकि मृत अवस्था में आवाज नहीं हो सकती, तो आवाज जो है ये भगवान है। जब तक आपके पास आवाज है तो ये भगवान है, और इस भगवान का मैं बराबर पूजा करता हूं और आज भी रियाज करता हूं। अब आज बहुत सारी चीजें मैं देखता हूं आजकल। संगीत एक तो यह है कि साधना की चीज है और श्रद्धा की चीज है, गुरु के प्रति श्रद्धा यह होना आवश्यक है, परिश्रम, लगन, मेहनत, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है संगीत के लिए। एक फिल्म में मैं देख रहा था, उसमें ये शिष्य आकर कहता है, गुरुजी मुझे संगीत सिखा दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं, पहले तू संगीत बाद में सीखना, पहले दीक्षित हो जा तू। दीक्षित होने से मतलब यह है कि संगीत सीखने के पहले जो अधोसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आवश्यक है, डिसिप्लिन आवश्यक है, अनुशासन आवश्यक है, शिष्टाचार आवश्यक है, लगन मेहनत आवश्यक है, मन शांत रहना। सबसे पहली बात मुझे जो बोलना था वो है मन को शांत करना, ये आवश्यक सबसे पहले संगीत है, क्योंकि साउंड की विद्या है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरे विषयों में ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है, आप देख लेते हैं, लिख लेते हैं, घर में आके पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन संगीत में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए संगीत के लिए कंसंट्रेशन या संकेंद्रण बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए ध्यान करना आवश्यक है। अब मैं ये बताऊं कि केवल संगीत के लिए ही नहीं, आपको सभी विषयों के लिए ध्यान करना आवश्यक है, मेडिटेशन आवश्यक है और शांत होना आवश्यक है। ये स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि किसी भी कार्य के लिए आपको ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, याद करने के लिए ध्यान केंद्रित आवश्यक है। आज जो हो रहा है, बहुत स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, बहुत सारे एकेडमीज खुल गए हैं, बहुत टीचर हो गए हैं, शिक्षा है, दीक्षा नहीं है। दीक्षा माने हर एक विद्यार्थी आज दिग्भ्रमित है, इधर से उधर भाग रहा है, वो क्या करेगा खुद ही नहीं जानता। उसका दोस्त फलाने एकेडमी में भर्ती हुआ है तो मैं भी भर्ती हो जाता हूं, मेरा दोस्त मेडिकल पढ़ने गया है तो मैं भी मेडिकल पढ़ लेता हूं। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने यही कहा है कि अपने अंदर झांको और अपने अंदर देखो कि तुम क्या कर सकते हो। हर विद्यार्थी के पास कोई ना कोई हुनर अवश्य है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हर विद्यार्थी के पास कोई ना कोई हुनर है, उस हुनर को भी बाहर लाने से ही वो प्रकाश में आएगा और उसमें वो इसलिए काम करेगा क्योंकि अंदर का हुनर है, उसको उस काम में खुशी होगी और वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। जबरदस्ती किसी विद्या को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि मेहनत सब में करनी है, आपको इस बात का ध्यान दिया जाए। तो आज के विद्यार्थियों को मैं यही कहूंगा कि आप जैसे ही 12वीं वगैरह पास होते हैं, इसके बाद आपको इस बात का ध्यान देना है कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। इस पर काफी मनन चिंतन और बड़े लोगों से बात करना, ध्यान देंगे, अपने दोस्तों से नहीं, अपने अनुभवी लोगों से बात करना है। विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा दीक्षा कितनी भी हो, अनुभव जो है वो सबसे बड़ी शिक्षा है। तो अनुभव वाले लोगों से, बड़े लोगों से, बुजुर्गों से अपने को बात करके अपनी दिशा तय करनी है आपको, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अगर आप कोई काम करेंगे तो इसके लिए आप बिल्कुल सफल होंगे, इसमें दो मत नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक भगवान बैठा हुआ है जो आपको सहायता करेगा। मैं सभी विद्यार्थियों को और उससे भी ज्यादा मैं पालकों को यह बताना चाहूंगा कि आपका बालक, आपका बच्चा क्या करना चाहता है उसको वही करने दीजिए, ताकि वो उस काम को अच्छी तरह से कर सके। अब कई लोग संगीत में आते हैं
सर मैं 2 दिन में सीख जाऊंगा, 5 दिन में सीख जाऊंगा, सीख कर क्या करूंगा? प्रश्न आता है कि मैं संगीत में क्या करूंगा। बिलासपुर मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं बिलासपुर का ही एक नागरिक हूं, बिलासपुर में पला बढ़ा हूं, मेरा महाविद्यालय यही चल रहा है। पर अभी भी बिलासपुर में कला के प्रति सजगता और उसके प्रति श्रद्धा ये अभी तक पैदा नहीं हुआ है। मुझे बोलना पड़ रहा है, बहुत अफसोस की बात है। आज दूसरे शहरों में जब मैं ये कहता हूं कि मैं संगीत का टीचर हूं तो विद्यार्थी भागे भागे आ जाते हैं। 50 विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी बिना बोले आ जाते हैं। यहां पे विद्यार्थी बटोरने पड़ते हैं क्योंकि विद्यार्थियों की संगीत के प्रति श्रद्धा नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इनको इसमें किसी प्रकार का रोजगार या किसी प्रकार का पैसा, आर्थिक सहायता या आर्थिक सहायता अपने जीवन में नहीं मिलता, ऐसा लोगों का कहना है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्लेबैक सिंगिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हुनर चाहिए। आपको हुनर पैदा करना पड़ेगा और अच्छी आवाज वाले जो हैं वो ही इस काम को कर सकते हैं। लेकिन ये बात गलत है कि संगीत में किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, ये बात गलत है। अगर मुझसे पूछेंगे तो ये बात बिल्कुल गलत है। बहुत बड़े बड़े लोग अपना कैरियर छोड़कर, कोई इंजीनियर है, कोई आईटी है, कोई डॉक्टर है, छोड़कर म्यूजिक में काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। समय की कमी है इसलिए सारी बातें नहीं बताई जा सकती। मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे बहुत लोग आपको बड़े शहरों में मिलेंगे जो संगीत में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और उनको बड़ा मजा आ रहा है काम करने में। तो ये जो है, ये विद्यार्थियों के लिए मेरा कहना है कि विद्यार्थी इस पर ध्यान दें और म्यूजिक को एज ए सब्जेक्ट अपना सकते हैं। लेकिन श्रद्धा, मेहनत, लगन, सबूरी, सब्र ये जरूरी है। सब विषयों के लिए जरूरी है, म्यूजिक के लिए विशेष जरूरी है। इसी चीज में मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मैंने कहा जैसा कि शास्त्रीय संगीत में, क्योंकि कोई भी कॉलेज जो होता है संगीत का, वो शास्त्रीय संगीत का ही कॉलेज होता है। कभी आपने देखा है फिल्म संगीत का कोई कॉलेज, फिल्म संगीत महाविद्यालय आपने देखा है क्या? नहीं, आपने कभी भी नहीं देखा है। शास्त्रीय संगीत का ही कॉलेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि शास्त्रीय संगीत ठीक वैसा ही है जैसे संगीत का अन्य विषय का ग्रामर है, आपका व्याकरण है जिसे अपन कहते हैं। तो इस व्याकरण को सीखना आपके लिए आवश्यक है। इस व्याकरण को बिना सीखे आप किसी भी विधा में सफल नहीं होंगे, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में स्वर का नॉलेज जो है वो तो करवा ही जाता है, साथ में कंठ कैसे बनाना है, आवाज कैसे बनाई जाती है, आवाज को कैसे बढ़ाया जाता है, आवाज को कैसे कम किया जाता है, शब्दों के साथ आवाज का क्या संबंध है, ये सारी चीजें आप थ्योरी में भी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल भी करते हैं। इसलिए शास्त्रीय संगीत का इसमें बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए मुझे, इसकी आवश्यकता हर समय आपको संगीत में पड़ेगी। चाहे आप इसके लिए लाइट म्यूजिक में जाएं, चाहे आप भजन गजल गाएं, चाहे आप फिल्मी संगीत में जाएं। तो इसलिए शास्त्रीय संगीत जो है ये आपको पढ़ना और इसका कोर्स करना या जानना, कोर्स करना तो नहीं कहना चाहिए, जानना, इसको पूरे विधा को जानना जरूरी है। आधा पढ़ने से नहीं होगा, आपको पूरा जानना जरूरी है। अब इसके कुछ ऐसे भी आयाम हैं संगीत के जिससे मैं आपको रूबरू करना चाहता हूं। जैसे संगीत से आजकल चिकित्सा भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, और वास्तव में संगीत से चिकित्सा से मतलब यह है कि टैबलेट खाने से जैसे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन इससे जो है, वही मैंने कहा, जो ध्यान वाला पोर्शन जो है, आपके दिमाग को काम करना, ठंडा करना, प्रशमित करना, रिलैक्स करना जिसे अपन कहते हैं, ये संगीत के द्वारा होता है। और जिसका दिमाग और मन शांत होता है
उसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती। ये आजकल के डॉक्टरों का कहना है, पहले नहीं कहते थे। आपने पेपर में पढ़ा होगा, आजकल डॉक्टर ये कहते हैं कि मानसिक अगर तनाव है तो उसको सारी बीमारियां होंगी। पहले ये नहीं कहते थे, पहले कहते थे डायबिटीज हो रहा है आपको क्योंकि आपने शक्कर खाया है, ये खाया है, लेकिन अब वो कहते हैं कि मानसिक तनाव के लिए हो रहा है। तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार के कला में संगीत सर्वोपरि है, ये मैं आपको कहना चाहूंगा, सर्वोपरि है। तो संगीत जो है ये ऐसे भी लोगों को, साधारण लोगों को भी सीखना चाहिए। एक और बात जो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि लोग कहते हैं कि संगीत पार्ट टाइम हम करेंगे, हम विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए, उनके पालक ये कहते हैं अभी तो बच्चा हमारा 5वीं 6वीं में है, मैं इसके बाद ये 10वीं में चला जाएगा, फिर कहां संगीत होगा, इसका संगीत तो नहीं होगा। ये बात जो है ये भ्रांतिपूर्ण है, गलत है, और ये गलत प्रेरणा लोगों को देता है, समाज को देता है। बड़े बड़े आईटी डॉक्टर्स जो हैं वो संगीत में बहुत अच्छे कलाकार हैं, और इसलिए संगीत को आपको, आप चाहे टेक्निकल आदमी हो, आप चाहे बैंक में काम करते हो, चाहे आप कलेक्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, मंत्री हो, मैं तो ये भी कहूंगा कि ये हैं, ऐसे लोगों को भी संगीत की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए संगीत को आप पार्ट टाइम मत लीजिए, इसको अच्छी तरह से सीखिए, पूरा सीखिए, और देखिए आपका पढ़ाई में इसमें कितना फायदा होता है। आपको मैं बिल्कुल वादे के साथ कह सकता हूं कि आपके पढ़ाई में आपके 10% का इजाफा तो जरूर होगा। आपका जो नंबर आप पाते हैं उससे 10% का इजाफा आपके साथ जरूर होगा। तो ये हुआ संगीत की दूसरी बातें। गुरु जो है वो संगीत में सबसे मुख्य है। महाविद्यालय में संगीत अवश्य आ गया है, लेकिन गुरु की महत्ता कहीं पर भी कम नहीं हुई है, क्योंकि ये विषय जो है ये सामने बैठकर क्रियात्मक विषय है। आपको बैठकर गुरु के पास सीखना पड़ेगा। आपको करेस्पॉन्डेंस कोर्स में आप इस विषय को नहीं सीख सकते, इस बात का आप ध्यान देंगे। आपको बराबर गुरु के सामने बैठ के सीखना पड़ेगा, इसलिए इसमें गुरु का सबसे ज्यादा महत्व है। स्कूल और कॉलेज में क्या होता है, आप जाते हैं, पीरियड की घंटी बजती है, प्रोफेसर प्राध्यापक चला जाता है, आप बाहर चले जाते हैं, फिर दूसरा पीरियड अटेंड करते हैं। परंतु यहां ऐसा नहीं है। यहां पर कभी कभी कोई क्लास 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे भी लगते हैं, 2 घंटे भी लगते हैं। तो मैं पालकों से यह भी कहूंगा कि आप जो विद्यालय में आते हैं, संगीत विद्यालय में, ये कहकर कि मेरा 15 मिनट देर हो गया है, 10 मिनट देर हो गया है, ये जो है ये संगीत के लिए जरूरी नहीं है कि घंटी बजी और संगीत का क्लास खत्म हो गया। तो इसके लिए समय देना पड़ता है आदमी को, महाविद्यालय में भी और घर में भी। सभी पालकों से मेरा निवेदन यह भी है कि घर में भी व्यवस्था करिए ताकि विद्यार्थी घर में भी अभ्यास कर सके। मैं अपनी बात पूरा करने के पहले मैं सबका आभार मानता हूं। मैं निखार मंच जो है ये, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। इन्होंने मुझे बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया और इसको समाज के में इसे वितरित किया, और इससे लोग अपना प्रेरणा लेंगे